तो चलिए चलते चलते अब पहुंच जाते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस पे। नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग थिंग, इजी 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 पीजी। ओके, inner product on a vector space V is a function that associates a real number uv to each pair of vector u and v। है क्या ये? बेसिकली ये एक तरह का वेक्टर स्पेस ही है। एक वेक्टर स्पेस V में हमें वेक्टर एलिमेंट्स दिए होते हैं, लेकिन उनकी लेंथ, उनकी डायरेक्शन एंड अदर थिंग्स का कोई ब्यौरा नहीं होता, उसके बारे में कुछ नहीं बताता। इनर प्रोडक्ट स्पेस हमें वही वेक्टर स्पेस का लाइक लेंथ बता देगा, एंगल बता देगा। ठीक है, इनर प्रोडक्ट स्पेस का काम वो है। तो कुछ खास बड़ी चीज़ नहीं है। ये एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर जो दो वेक्टर्स को हमने लिखा है, इनका इनर प्रोडक्ट हो रहा है बस। मतलब इस वेक्टर स्पेस के अंदर इनका प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट, सिंपल। इसमें 4 एक्सियम्स होते हैं, 4 रूल्स होते हैं। पहला, सिमेट्री, यू वी इक्वल टू वी यू, मतलब यू डॉट वी करें चाहे वी डॉट यू करें, कोई मतलब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर हाँ, यहाँ पे ऑर्डर मैटर तो नहीं करता, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, ये अगर कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हुए, तो उस केस में इट्स अ कॉन्जुगेट सिमेट्री। नहीं आएगा कॉम्प्लेक्स वेक्टर, उसकी चिंता ना करें। लेकिन कॉम्प्लेक्स के केस के लिए बाय चांस यही पूछ दे कि कॉम्प्लेक्स के केस में क्या होगा, तो उसके लिए बता दिया जाए आप लोगों को, ये वी यू, बस इतना करना है, कॉन्जुगेट हो जाता है। हमने कॉन्जुगेट नहीं पढ़ा, इसलिए हमें इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं। बस इस तरह से उसको प्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ये है, काम ख़त्म। u प्लस वी प्लस एंड डब्लू अगर लाइक एक वेक्टर स्पेस है, तो इसका मतलब क्या है? एक वेक्टर है u प्लस वी और दूसरा है w। यानी अगर मैं एक नॉर्मल प्रोडक्ट करूं, तो मैं u का w से करूंगा और v का w से करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा। वही चीज़ करना है, u और w का इनर प्रोडक्ट होगा, देन v एंड w का इनर प्रोडक्ट होगा और ऐड होगा। ये सेकेंड एक्सियम हो गया, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी विद अ वेक्टर, एसोसिएटिविटी ये वाला, एसोसिएटिविटी विद अ कांस्टेंट टर्म। मान लेते हैं u वेक्टर और v वेक्टर का इनर प्रोडक्ट करना है, लेकिन u जो है वो किसी c स्केलर से मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो अगर मैं u और v का इनर प्रोडक्ट कर देता हूँ और फिर c से मल्टीप्लाई करता हूँ, तब भी आंसर सेम ही रहेगा। कॉम्प्लेक्स के केस में इस कांस्टेंट का कॉन्जुगेट हो जाता है। ओके, ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट निकालना पड़ा हुआ है, बट हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यू यू ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर मैं u का u से इनर प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तो वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। और इक्वल टू ज़ीरो सिर्फ तभी होगा व्हेन u इज़ इक्वल, क्या कह रहा हूँ मैं, इफ़ u इक्वल टू ज़ीरो। अगर u अपने आप में ही एक ज़ीरो वेक्टर है, ओनली तभी इसका आंसर ज़ीरो आता है। ठीक है, मान लेते हैं अगर दो u और v, u इक्वल टू u1 u2 u3 v इक्वल टू v1 v2 v3, ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और इनका इनर प्रोडक्ट करने को बोला है, देन u डॉट v का इनर प्रोडक्ट क्या होगा? u1 डॉट v1 u2 डॉट v1 u2 डॉट v2 और u3 डॉट v3 का सम, नथिंग एल्स। एंड u डॉट v क्या होगा? नॉर्म ऑफ u डॉट नॉर्म ऑफ v डॉट कॉस थीटा। अभी नॉर्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया जाएगा, उसके पहले ये एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। दैट दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, उनका इनर प्रोडक्ट किया। अब आप कहेंगे यहाँ पर ट्रांसपोज क्यों किया? क्योंकि मैट्रिक्स के फॉर्म में कर रहे हैं। अगर डायरेक्ट वेक्टर के फॉर्म में करेंगे नेवर अ प्रॉब्लम, तो ट्रांसपोज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में कर रहे हैं तो मैट्रिक्स कुछ इस तरह मल्टीप्लाई होता है ना, इसलिए ट्रांसपोज कर लिया। अच्छा, इसका आंसर आया -1। अगर मैं v डॉट यू भी करता हूँ तो v ट्रांसपोज डॉट यू इक्वल टू -1 ही आएगा, सेम ही आंसर होगा, सिमेट्रिक है। हैंस ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस फॉर्म करेगा। खैर हाँ, अभी इसमें बाकी भी एक्सियम्स को प्रूव करना होता है। ओके, अब इसको देखा जाएगा। ये PYQ है,
25 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। हमें बताना है, ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस दिया है। उस क्वेश्चन ने पूछा है कि पहले इनर प्रोडक्ट स्पेस को डिफाइन करो। डिफाइन क्या करना है, ये लिखना है, बस सिंपल सा स्टेटमेंट है, समझ लीजिएगा, इसको याद करना ही नहीं पड़ेगा। और उसके बाद ये 4 एक्सियम्स लिख देने हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। ओके, नाउ ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि एक्स वाई एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है जो कि कुछ इस तरह से डिफाइंड है। एक्स वाई एक वेक्टर स्पेस है, उसमें इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं बोला, उसमें कहा है कि एक वेक्टर स्पेस है एक्स वाई और वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है। अब बताओ, अब शो करो कि एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स वाई दिया हुआ है, वाई एक्स निकाल लो, हैंस सिमेट्रिकल प्रूव हो गया। एक्सियम 1 मेरा चल गया। एक्सियम 2 क्या था, u प्लस वी डब्ल्यू, यू डब्ल्यू और वी डब्ल्यू। तो इसमें एक तीसरा वेक्टर लेना पड़ेगा ना फिर तो। खैर ये मैं भी पहली बार कर रहा हूँ। लेट z इक्वल टू z बी अ थर्ड वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। तो उसमें होगा क्या, वैसे ये वेक्टर केवल ले रहे हैं, इसका ज़रूरत कहीं पे पड़ने नहीं वाला, मतलब बस करना है, मैं अभी कर रहा हूँ, करके देखते हैं। इवन मेरी तरफ से भी सस्पिशियस है कि कर पाऊँगा कि नहीं। क्या से था, एक सेकेंड देखा जाए, u प्लस वी और w, तो x प्लस वाई एंड z दो वेक्टर है, तो एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, इसका मतलब यही है ना। तो x और y दो वेक्टर्स इसमें दिए हुए हैं। एक मिनट, पहले मैं इसको कर लेता हूँ, एक सेकेंड, इसको काटो। मेरे पास एक दिमाग में एक आइडिया आया, प्लस ये मेरा आइडिया है भी नहीं वैसे, नॉर्मली ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ये वाले और ये वाली प्रॉपर्टी को मिक्स कर देंगे, ठीक है। इसी में इसी के साथ एक अल्फ़ा भी ले लेंगे, अल्फ़ा यू प्लस वी डब्ल्यू। ओके, तो दो प्रॉपर्टीज़ एक साथ हो जाएंगी। एसोसिएटिविटी है ना दोनों, तो ना स्केलर एसोसिएटिविटी और वेक्टर एसोसिएटिविटी दोनों एक साथ हो जाएगा। चलिए लेते हैं, इसको लेते हैं अल्फ़ा एक्स प्लस वाई एंड एक z। यहाँ पे z इक्वल टू क्या, कहाँ दिखा रहा था, z इक्वल टू z1 एंड z2 हम ले लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें क्या करना है, सिंपल अल्फ़ा x1 इसके साथ चलते जाएंगे और ये वाला हर एक वो लिखने के बाद इसको z1 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि एक z लिया है, इनर प्रोडक्ट करना है, ठीक है। अब जो हमारा x और y है वो x1 और y1 के लिए डिफाइंड है। ओके, तो एक्चुअली ये अल्फ़ा x1 प्लस y1 इंटू z1 होगा। ओके, यहाँ पे जैसे अब इसको थोड़ा सा रिलेटिव बनाते हैं। x की जगह पर जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे अल्फ़ा x प्लस वाई रखा है और y की जगह पे z रखा है, ठीक है। तो उस हिसाब से इसको पूरा करना है। अब माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस अल्फ़ा, यहाँ से देखते जाइए, x1 प्लस y1 z2, ठीक है, माइनस अल्फ़ा x2 प्लस y2 मल्टीप्लाइड बाई z2, नहीं क्या था ये यहाँ पे ना, हम z1 प्लस 2 इंटू पहले y आया, z2 इंटू अल्फ़ा x2 है, सॉरी x2 प्लस y2। ओके, अब जब हम इसको खोलेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। खोल ही लेते हैं, एक बार खोल ही लो। अल्फ़ा x1 z1 प्लस y1 z1 माइनस अल्फ़ा x1 z2 प्लस y1 z2, ये ब्रैकेट में क्योंकि माइनस दोनों में होगा, माइनस अल्फ़ा x2 z1 प्लस y2 z1 प्लस 2 z2, एक सेकेंड, 2 z2 अल्फ़ा x2 प्लस 2 z2 y2, ठीक है।
अब हमें अब क्या करना है, बेसिकली सी को बाहर लेना है और इसको दो टुकड़ों में तोड़ना है। ठीक है, हमें पता है क्या करना है, बस उसको शो करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। अब x1 z1 जितने x1 और z2 वाले x और z के जितने पेयर्स हैं उनको एक साथ लाओ। चलो, अल्फ़ा x1 z1 माइनस अल्फ़ा x1 z2 माइनस अल्फ़ा x2 z1। अब इसमें ये है 2 अल्फ़ा ले रहा हूँ डायरेक्ट z2 x2। ठीक है, प्लस अब y और z वाले ले लो तो ज़्यादा मुश्किल नहीं, y1 z1 प्लस y1 z2। आप लोगों को मैं कहूँगा कि इसको 2x में देखें, 2x 1.5x जितने में देखना चाहें, प्लस y2 z1 और एक ये बचा 2z2 y2। और मेरी राइटिंग बहुत गंदी है तो उसके लिए मुझे माफ़ किया जाए। तो ये अल्फ़ा कॉमन लेके बेसिकली x और z का इनर प्रोडक्ट स्पेस बना, तो xz सॉरी ये एंगुलर ब्रैकेट में प्लस ये y और z का इनर प्रोडक्ट स्पेस बना। मतलब ये वाली कंडीशन पूरी सेटिस्फाई हो रही है। yz लो, एसोसिएटिविटी भी पूरी कर दी हमने, हेंस इनर प्रोडक्ट स्पेस आप लोग लिख देंगे, मेरा हो चुका। IPS होगा, IPS, ISP नहीं, IPS, IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज। लो, ऐसे सॉल्व होता है इनर प्रोडक्ट स्पेस, ऐसे शो किया जाता है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस लगाइएगा, मज़ा आएगा। अच्छा, अब अपने नोट्स पे आ जाता हूँ। अब हमें पढ़ना है नॉर्म। एक क्वेश्चन मैंने PYQ में देखा था विच आई एम मैंशनिंग कि नॉर्मलाइज अ गिवन वेक्टर। एक गिवन वेक्टर दिया हुआ है, उसको नॉर्मलाइज करो। नॉर्मलाइज करने का मतलब नॉर्म निकालना ही होता है, नथिंग एल्स, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। द नॉर्म ऑफ अ वेक्टर u इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर u and is represented by this and this is represented by this, okay, by and मान लेते हैं कि एक u1, ये एक u वेक्टर u1 u2 u3 विच इज़ कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया, तो उसका नॉर्म यही होगा। ओके, द नॉर्म ऑफ एनी वेक्टर हेल्प्स इन फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। कैसे, चलिए यहाँ पे पता करेंगे। मान लेते हैं एक v1 वेक्टर है 1 -2 2 0 4 डायमेंशनल वेक्टर। फाइंड यूनिट वेक्टर u इन द सेम डायरेक्शन ऑफ v। ठीक है, अब v का नॉर्म निकालो पहले। अच्छा, डायरेक्शन कैसा आएगा? डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला है, ऑलवेज रिमेंबर, ये डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला है v वेक्टर डिवाइडेड बाय नॉर्म। ओके, तो पहले नॉर्म निकालो, वो √9 आया जो कि 3 होता है। तब वेक्टर क्या होगा? ये तो हमने ऊपर लिख लिया, डिवाइड बाय 3 करना था, तो इसको हम ना 1/3 -2/3 2/3 ऐसे नहीं लिखेंगे। क्यों? वेक्टर कांट बी रिप्रेजेंटेड इन फ्रैक्शनल टर्म्स। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर। तो इससे आ गया हमारा डायरेक्शन, ये यूनिट वेक्टर है बेसिकली, यहाँ पे एक ये भी लगता है, इससे डायरेक्शन आ जाती है। ये डायरेक्शन निकालने को बोले तो बस यही काम करना है, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे ही आता है। ओके, इसके साथ हमने नॉर्म को भी कवर किया, नॉर्म के इस एप्लीकेशन को भी कवर किया, और नॉर्म का एप्लीकेशन अभी आगे भी है। ये देखो, सर ने कहा था कि एग्ज़ाम में आते हैं, PYQs में नज़र नहीं आए, बिकॉज थ्योरम प्रूव करना उस सिलेबस में लिखा है कि नहीं आएगा। सिलेबस क्या कहते हैं, थ्योरम्स प्रूव करने को नहीं आएंगे, बट स्टिल सर ने 4 थ्योरम लिखवाए हैं। पाइथागोरस थ्योरम इस तरह से प्रेजेंट किया गया है नॉर्म के और वेक्टर के फॉर्म में। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है, ये कॉची स्क्वायर्स, टी नहीं है, कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी, एंड ये पैरेललोग्राम लॉ। तो ये बेसिकली नोट्स में ना चारों हैं। ये पहले वाला यहाँ पे सॉल्व हुआ है, देन डायरेक्ट सर आ गए थे थर्ड वाले पे, नहीं पहले सर ने 4th किया है, पैरेललोग्राम वाला, ये पैरेललोग्राम वाला है। उसके बाद कॉची स्क्वायर्स है, और कॉची स्क्वायर्स की ही हेल्प से हम ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी भी प्रूव करते हैं। अब एक छोटी सी चीज़ जो कहीं इधर उधर से छूट रही है वो मैं बता देता हूँ। इनर प्रोडक्ट स्पेस दो वेक्टर का अगर है एंड वो 0 है, इसका मतलब पता है क्या होता है? वो ऑर्थोगोनल
वेक्टर है, ओके, वो ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब क्या होता है? ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब होता है परपेंडिकुलर वेक्टर, बट विद न वन, क्या कहते हैं, एक कॉमन प्लेन में, एक ही प्लेन में लेकिन परपेंडिकुलर। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब क्या होता है कि परपेंडिकुलर लेकिन डिफरेंट प्लेन में, तो ये 3D चला जाता है, ठीक है। दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर ये तीसरा वेक्टर जाता है, इसको ऑर्थोनॉर्मल टू दिस एंड दिस कहते हैं। तो ये वाली एक कंडीशन ज़रूरी है जाननी कि u डॉट वी इक्वल टू 0। अब चलिए थोड़ा सा ऑर्थोगोनैलिटी पे आ जाते हैं, ठीक है। ऑर्थोगोनैलिटी है क्या? मान लेते हैं एक सेट है, दिस इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल सेट इफ यू आई डॉट यू जे इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर एवरी आई नॉट इक्वल टू जे। मतलब u1 डॉट u2, u2 डॉट u3, मैं 3 का ही मान लेता हूँ कि 3 का ही हुआ, u1 डॉट u2, u2 डॉट u3 एंड u3 डॉट u1 ऑल आर इक्वल टू 0, जहाँ पर 1 नॉट इक्वल टू 1। मतलब खुद से मल्टीप्लाई कर देते हो अगर तुम वेक्टर को एक वेक्टर से ही डॉट प्रोडक्ट करते हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता ना। वो पहली बात 0 आएगा ही नहीं, बिकॉज परपेंडिकुलर होगा नहीं। और ऑर्थोगोनल सेट होने के लिए हर दो वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल होने ज़रूरी हैं, तभी तो ऑर्थोगोनल सेट होगा। समझे? तो फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, द ऑर्थोगोनल सेट इफ इंडिपेंडेंट देन इट विल फॉर्म अ बेसिस ऑफ आर की पावर n क्या है? ये डायमेंशन है सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे उसका एक ये बेसिस फॉर्म करता है। अच्छा चलो, अब ये कंडीशन है। ऑर्थोगोनल सेट कब बेसिस फॉर्म करेगा? क्वेश्चन आएगा कि देखो कि ये सेट दिया हुआ है, अब पहले तो चेक करो कि ऑर्थोगोनल है कि नहीं, और फिर चेक करो कि क्या ये r की पावर 4, r की पावर 3, वट एवर इट इज़ का बेसिस बना रहा है कि नहीं। तो क्या चेक करोगे? पहले ऑर्थोगोनैलिटी, देन इंडिपेंडेंट, कि इंडिपेंडेंस इसमें है कि नहीं। इंडिपेंडेंस कैसे आएगा? पिछले लीनियर इंडिपेंडेंस सेट में जाइए, वहाँ से देखिए, वहाँ से पता चलेगा कि इंडिपेंडेंस कैसे आता है, मतलब कैसे निकाला जाता है। ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर क्या है? I said this is said to be orthonormal vector if this are orthogonal set. ये अगर एक ऑर्थोगोनल सेट है, मान लीजिए ये ऑर्थोगोनल सेट है, एंड ये एक ऑर्थोगोनल सेट है और हर एक वी आई का जो नॉर्म है वो इक्वल टू 1 आ रहा है, देन ये एक ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर बनता है। अब ऑर्थोनॉर्मैलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे? ऑर्थोगोनैलिटी चेक करेंगे, एंड देन ज़्यादा एक फाइनाइट सेट का ही तो ऑर्थोनॉर्मैलिटी निकालने को बोलेगा भी या प्रूव करने को बोलेगा, तो हर एक वेक्टर का नॉर्म इक्वल टू 1 शो करेंगे। कोई भी एक नॉट इक्वल टू 1 आया, देन ये हो जाएगा ऑर्थो, एक सेकेंड, अगर नॉट इक्वल टू 1 आया तो ये ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर नहीं होगा। इसी के साथ ऑर्थोनॉर्मल भी हमारा कंप्लीट होता है। ग्राम स्कीमेट ऑर्थोगोनलाइजेशन नेक्स्ट वीडियो में, अलॉन्ग विद कन्वेक्स सेट।